हो गई? ऑन कर दिए मैंने, लेकिन स्टार्ट होने वाली है, रुक जाओ बस 1 मिनट। हाँ हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस में वो ईआरडी पढ़ लेंगे, सही है? तो पहले ईआरडी होती क्या, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है क्या? तो उसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑर्गेनाइज द डेटाबेस स्ट्रक्चर बिफोर स्टोरिंग द डेटा। यानी कि जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जैसे अगर हम क्रिएट करें कोई भी, लाइक कोडिंग कर रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कोडिंग करना स्टार्ट नहीं कर देते, हम पहले उस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ डायग्राम। ठीक है, जैसे हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें हमने डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट नहीं कर दी थी, उसमें पहले हमने डायग्राम से टेबल्स को और रिलेशनशिप्स को डिफाइन किया था और उसके बाद हमने जो है वो डेटाबेस बनाना स्टार्ट किया था। अच्छा, अब व्हाट इज एन ईआर डायग्राम? अब ईआर डायग्राम होती क्या है? तो ईआर डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हमारे पास एंटिटीज होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एंटिटीज क्या होती हैं और रिलेशनशिप की टाइप्स कितनी होती हैं और क्या होती हैं। ठीक है, और किन सिंबल से हम इनको डिनोट करते हैं। तो अच्छा, अब ये है कि ईआरडी वर्सेस डीएफडी। तो ईआरडी जब समझ में आ जाएगी पूरी, और जब मैं डीएफडी समझा दूंगी तब इसका डिफरेंस समझ में आएगा, तो अभी नहीं आएगा ये समझ में, और इसका भी, ये इससे कनेक्टेड है। तो आवाज़ आ रही है ना मेरी सही? हाँ हाँ सही आ रही है तुम्हारी आवाज़। सही है। अच्छा, अब यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, ईआरडी का मकसद क्या है बनाने का? तो यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ईआर मॉडल को फॉर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर मुझे डेटा को कंसेप्शनल व्यू देखना है तो उसके लिए हम ईआरडी को यूज़ करते हैं। जैसे अब एग्जांपल ले लो कि अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी भी बिल्डिंग को, तो उसकी कंस्ट्रक्शन से पहले हम डायरेक्ट बिल्डर को तो बुला के काम शुरू नहीं करवा देंगे, बल्कि उससे पहले हम एक आर्किटेक्चर से या फिर एक मॉडल से डिज़ाइन करके दिखा देंगे। और ये हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, यानी वर्बली जो डिमांड बता रहे हैं, वो मॉडल से सारा डिज़ाइन करके दे देगा, और वो डिज़ाइन हम बिल्डर को दे देंगे ताकि बिल्डर को एक बेसिक आइडिया पता चल जाए कि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये था मकसद कि ईआरडी को बेसिकली हम बनाते क्यों। ठीक है सही है। ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास कंपोनेंट्स हैं फीचर्स ईआर डायग्राम के, यानी कि इसमें एंटिटीज होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। और अब ये होते क्या है, मतलब 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो पहली चीज़ जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाती है एंटिटी। तो अब एंटिटी क्या है? कोई भी थिंग या ऑब्जेक्ट, यानी कि एंटिटी मतलब एनी ऑब्जेक्ट विच हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस दैट इज नोन एज एंटिटी। अब एग्जांपल ले लो कि एक स्टूडेंट है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसकी, तो उसको हम एंटिटी कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, 2 तरीके से ईआर डायग्राम जो है बन सकती है, एक चेन नोटेशन से और एक क्रॉसफुट मॉडल से। बट जो हमें सर ने बताई है वो क्रॉसफुट मॉडल से ही बताई है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। बाकी इस तरीके से बनती है, एंटिटी का नाम आ जाएगा यहाँ पे और इसके एट्रीब्यूट्स। एंटिटी होती अच्छा, क्या है अब वैसे? एंटिटी जो है हमारे पास मतलब एक एग्जिस्टेंस होती, फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर हो गया, स्टूडेंट हो यानी गया। किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे इसमें? हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा, यानी कि तुम्हारे टेबल का नाम होगा। सही। कॉलम का नहीं होगा? सही। कॉलम का नाम क्यों होगा? कॉलम के जो नेम्स है वो तो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स होंगे ना। अच्छा सही है ठीक है। सही है। उसके बाद आ जाओ कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो जो तुम्हारी एंटिटी है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसकी जो मतलब क्या कहते हैं, उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम जो है वो एट्रीब्यूट्स कह रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम यूएमएल डायग्राम में नहीं बनाते थे कि ये टीचर है, अब टीचर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ हो हाँ सकते मैं हैं कि वो समझ गया, यानी कि मतलब फंक्शनल पढ़ा फंक्शंस सकता क्या है ये क्या वो। हो अब सकते हैं। स्टूडेंट, हाँ, तो अब स्टूडेंट के क्या क्या हो सकते हैं, रोल नंबर हो जाएगा, एज हो जाएगी, एड्रेस हो जाएगा, तो ये इसके एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा। ठीक है ठीक है। सही है। अच्छा, अब ये देखो एट्रीब्यूट्स की, अब ये चेन मॉडल से भी दिखाया हुआ है और क्रॉसफुट मॉडल से भी दिखाया हुआ है कि ये एक स्टूडेंट एंटिटी है और उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे आ गए। और क्रॉसफुट मॉडल से इस तरीके से, बट हमें इसी को फॉलो करना है क्रॉसफुट मॉडल से, क्योंकि चेन मॉडल से हम बनाएंगे नहीं ये ईआर डायग्राम। सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस पे टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, कहाँ गया ये रहा। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स में हमारे पास जो इस डायग्राम में है, एक मिनट रुको।
तो अब इस ये डायग्राम दिख रही है यहाँ पे? दिख रही है, दिख रही है। सही है। अब इस डायग्राम में जो है हमारे पास, देखो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते कौन से हैं। जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स का मतलब है जो वो एट्रीब्यूट जो सब डिवाइड हो सके। जैसे देखो यहाँ पे एड्रेस है। अब एड्रेस हमारे पास सब एड्रेसेस में डिवाइड हो सकता है, मतलब अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट नेम, जिप कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, इनको हम सब डिवाइड कर सकते हैं। बट बाकी जो है एट्रीब्यूट्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, उसको हम और उसमें डिवाइड नहीं कर सकते, लास्ट नेम को भी नहीं कर सकते, फर्स्ट नेम यानी को भी नहीं कर एड्रेस सकते। जो है मेरा वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है, हम्म। सिर्फ एड्रेस, बाकी सारे हाँ, नहीं है। बाकी सारे नहीं है। अच्छा, ठीक है। सही है। उसके बाद हमारे पास होते हैं एक सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अब ये सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि सिंगल एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। अब इसी डायग्राम के अंदर हमारे पास जो है ना वो सारे एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं। जैसे कि डबल एक्लिप्स से हो रहा है, ये डॉटेड एक्लिप्स से हो रहा है, और ये अंडरलाइन जो हुआ है ये बताती हूँ सब क्या होता है। तो सिंगल एट्रीब्यूट यानी ऐसे एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू एक ही होगी, मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे देखो, ये स्टूडेंट आईडी है, वो एक स्टूडेंट की एक ही स्टूडेंट आईडी हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। सही है। अब जैसे मेजर है, एक स्टूडेंट का एक ही मेजर होगा, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। सही है। नाम भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम भी एक से ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम सिंगल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सही है, ठीक सही है। है। और इनको हम डिनोट करते हैं सिंगल एक्लिप्स से, यानी कि सिंगल ओवल से। सही। और अंडरलाइन क्यों लगा हुआ है स्टूडेंट आईडी के नीचे? एक मिनट, अभी अंडरलाइन वाली एट्रीब्यूट आएगी ना, फिर मैं बताती हूँ। ठीक। सही है। अच्छा, अब स्टूडेंट का जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, वो रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ स्टूडेंट का ही होगा। उसका लास्ट नेम भी सेम हो सकता है, चलो फादर नेम, वो फर्स्ट नेम भी सेम हो गया। बट रजिस्ट्रेशन नंबर एक ऐसा होगा जो सबका अलग होगा। इस केस में स्टूडेंट आईडी जो है सबकी अलग अलग होगी। सही है। यानी प्राइमरी की जो होगी। मतलब यूनिक जो होगी। ये सही। कॉम्पोजिट आईडी वो एट्रीब्यूट वापस बता दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, आप अस्सलाम। आ गए। अच्छा, कंपोजिट एट्रीब्यूट जो हैं वो हमारे पास कौन से एट्रीब्यूट होते हैं भाई? देखो, वो एट्रीब्यूट जिनकी मोर देन वन वैल्यू होती है। मतलब एड्रेस को हम सब एड्रेसेस में डिवाइड कर सकते हैं ना, कंट्री, स्टेट, सिटी, जिप कोड, इनको सब में कर सकते हैं। फर्स्ट नेम को किस में करोगे? एज में, एज को किस में करोगे? एज तो एक फिक्स वैल्यू है। तो डेट ऑफ फिक्स बर्थ को भी वैल्यूज नहीं कर होती है सकते हमारे पास? हैं। फिक्स यार वैल्यूज होती हैं या? भाई मैं बताता हूँ, देखो कम बोलते हैं जो मेरा एक पहले से एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट के मजीद सब एट्रीब्यूट बन सकते हैं, यानी उसके भी अलग अलग बन सकते हैं। उसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। सही है। सही है। अच्छा, अब सिंगल एट्रीब्यूट पता चल गया। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? मतलब जहां पे एक वैल्यू नहीं बल्कि मोर देन वन वैल्यूज हो। अब यहाँ पे मोर देन वन वैल्यूज, हमारा ईमेल ले लो। अब इस पे इसको डिनोट करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को डबल एक्लिप्स से। अब हमारा जो यूआईटी का ईमेल है वो दो है, एक तो यूआईटी की है और एक हमारी पर्सनल ईमेल है। सही है। तो जिनके दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स जिसमें हो, दो से ज्यादा वैल्यूज हो जिन एट्रीब्यूट्स में, उनको हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एक से ज्यादा या दो से ज्यादा? एक से ज्यादा। देखो ना, स्टूडेंट का जो ईमेल एड्रेस है हाँ हाँ, वो ठीक एक है से ठीक ज्यादा है। हो मैं सकते हैं ना। ठीक है, दो ठीक है। ईमेल एड्रेस भी तो हो सकते हैं। सही है। ठीक है। और इसको हम डबल एक्लिप्स से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, अब ठीक। सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? अब कंपोजिट को समझने के लिए पहले सिंपल को समझ लो कि सिंपल कौन से होते हैं। वो एट्रीब्यूट्स जो कि और मजीद डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे स्टूडेंट आईडी डिवाइड नहीं हो सकती, लास्ट नेम डिवाइड नहीं हो सकता, ये मैंने बता दिया। एड्रेस डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए इसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कह रहे हैं। सही। अब जैसे स्टूडेंट का नेम अगर यहाँ पे होता, स्टूडेंट का नेम सिर्फ होता, तो वो जो है सब डिवाइड हो जाता फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में और लास्ट नेम में। तो ये भी कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता। हाँ, ठीक है। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आ जाता है टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, वो है स्टोर्ड और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब स्टोर्ड एट्रीब्यूट हमारे पास कौन से होते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको हम, मतलब जिनकी वैल्यूज हमारे पास फिक्स्ड हो, उनको हम स्टोर्ड जो है वो करवा सकते हैं अपने अंदर। जैसे कि इसमें, इस केस में जो है डेट ऑफ बर्थ है।
सही है। मतलब जो अब चेंज नहीं होंगी। हाँ, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती, वो स्टोर्ड है। सही है, वो कहीं से ड्राइव भी जैसे, नहीं होगी। तो इस तरीके से तो एज भी मेरी वही है। नहीं ना, देखो एज तो तुम्हारे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। अगर तुम जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखोगे तो एज ड्राइव एट्रीब्यूट इस तरीके से नहीं होगी। अब जैसे तुम डेट ऑफ बर्थ लिखते हो वो खुद ही तुम्हारी एज कैलकुलेट करके दे देता है ना। सही है। तो एज तुम्हारे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है और डेट ऑफ बर्थ तुम्हारे पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। यानी स्टोर्ड एट्रीब्यूट की मदद से तुम ड्राइव कर सकते हो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को, यानी एज को। अब एज लिखोगे तो वो डेट ऑफ बर्थ तो नहीं देगा ना निकाल के। हाँ सही है। सही है। तो ये इसको हम स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। अब ड्राइव्ड एट्रीब्यूट मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता और हम उसे एक्चुअली ड्राइव कर रहे हैं दूसरे एट्रीब्यूट से। तो हम एज के एट्रीब्यूट को ड्राइव कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के एट्रीब्यूट से। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो खुद ही एज हमें कैलकुलेट करके दे देगा। हाँ हाँ ठीक है। सही है। और ड्राइव एट्रीब्यूट्स को हम डिनोट करते हैं डॉटेड इक्लिप्स से। ठीक है। सही है। तो ये हो गए स्टोर्ड और ड्राइव एट्रीब्यूट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट हैं, आई थिंक खत्म हो गया है। अच्छा, की वर्सेस नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, अब जो तुम कह रहे थे कि इस पे अंडरलाइन जो लगा हुआ है ये क्या होता है, तो ये वैसे तो सिंगल एट्रीब्यूट है लेकिन इस पे अंडरलाइन का मतलब है कि ये यूनिक एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट है जिस पे प्राइमरी की लगी हुई होगी हमारे पास। यानी कि मेरे टेबल की प्राइमरी की ये वाला एट्रीब्यूट है। जिस पे अंडरलाइन हुआ हुआ होगा जिस एट्रीब्यूट पे, वो मेरी उस पे प्राइमरी की लगी हुई है। सही है। ठीक। तो इसको हम अंडरलाइन से डिनोट करते हैं। बाकी नॉन की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि प्राइमरी की जो जो यूनिक नहीं होंगे, नॉन यूनिक होंगे। जैसे एड्रेस, मेजर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारे नॉन यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। सही है। अच्छा, अब लास्ट जो टाइप ऑफ एट्रीब्यूट है वो है रिक्वायर्ड और ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स। अच्छा, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, जैसे अब ये डिपेंड करता है डेटाबेस पे कि मतलब डेटाबेस है कैसा। अब हम मुझे फिल करना है एक फॉर्म पासपोर्ट के लिए, ठीक है। अब उसके लिए मुझे एड्रेस लिखना ज़रूरी है, नाम लिखना ज़रूरी है, तो ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। जैसे कि हम एक फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो अगर हम कोई फील्ड छोड़ दें तो वो हमें एरर दे देता है कि इसको तो फिल करना लाजमी है। तो वो एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हमारे पास रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको लिखना लाजमी होता है हमारे पास। सही है। हाँ ठीक है। और ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, जैसे सॉरी कुछ मैं केसेस डिस्टर्ब में। कर रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी स्लाइड कौन सी खुली हुई है अभी? कंपोजर एट्रीब्यूट्स यार, ये उसमें कंपोजर स्लाइड इस तरह रोकी हुई है। क्या। मैं बार बार लीव करके आ रहा हूँ कि पता नहीं कहाँ पे पहुंच गई है। नहीं नहीं, ये ना डायग्राम ही ऐसी है कि इसमें सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। मतलब से मल्टी वैल्यूड और ड्राइव एट्रीब्यूट आगे आएगा। बाकी इसी डायग्राम से मैं सारे ही एट्रीब्यूट समझा रही हूँ क्योंकि सर ने ना बाकी के एट्रीब्यूट्स लिखे भी नहीं है। सही है। सही है। अच्छा, ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स का बता रही थी कि ऑप्शनल कौन से होते हैं जो कि अगर ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहीं कहीं हम अपनी एज ना लिखें या फिर एड्रेस ना लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम और ईमेल से भी जो है हमारा काम हो जाता है। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स कहेंगे। सही है। अच्छा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स बता दिए कौन से होते हैं, ड्राइव एट्रीब्यूट्स भी बता दिए। अच्छा, ये तो कीज हैं। सही है। रिलेशनशिप्स पे आ दो। अच्छा, अब रिलेशनशिप्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, पहले तो रिलेशनशिप होता क्या है। रिलेशनशिप बताता है एसोसिएशन दो एंटिटीज के दरमियान। जैसे कि एक एम्प्लॉय एक एंटिटी है और दूसरा डिपार्टमेंट एक एंटिटी है। तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, वर्क का रिलेशनशिप है कि ये एम्प्लॉय वर्क कर रहा है डिपार्टमेंट के अंदर। सही है। तो इसको कहते हैं रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप की टाइप्स क्या होती हैं हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो एक सेकेंड। अच्छा, तो पहली जो टाइप है रिलेशनशिप की, चार टाइप्स होती हैं। एक वन टू वन होती है, वन टू मैनी होती है, मैनी टू वन होती है और मैनी टू मैनी होती है। सही है। तो वन टू वन रिलेशनशिप कौन से रिलेशनशिप होते हैं, जहाँ पे दो एंटिटीज कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से
थ्रू एन एसोसिएशन, मतलब 1 to 1। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताई, इसमें एग्जांपल है एसएसएन असाइन टू पर्सन। एसएसएन नंबर असाइंड हुआ है एक बंदे को, यानी कि एक एसएसएन नंबर असाइंड हुआ है एक बंदे को, तो ये हमारे पास 1 to 1 रिलेशनशिप में आएगा। अच्छा, 1 to ठीक मैनी। ठीक है। हाँ, कुछ बोल रहा है कोई? नहीं नहीं। वहाँ सही। इसको बड़ा कर सकती हो तो कर दो जरा। किसको? इस पिक्चर को? नीचे से उसको 100 पे रख दो। अच्छा, सही है। हम्म। अच्छा, अब दूसरा रिलेशनशिप है 1 to मैनी का रिलेशनशिप। अब ये 1 to मैनी का रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे एंटिटीज ए और बी की, दो एंटिटीज होती हैं ए और बी, जो कि कनेक्टेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं बहुत सारी एंटिटीज बी की, बट बी जो है वो एक एंटिटी से कनेक्ट होगा। मतलब कि अब देखो, 1 to मैनी की एग्जांपल इसमें से ले लो कि एक एम्प्लॉय है, एक कस्टमर है जो कि बहुत सारे ऑर्डर ऑर्डर वो कर रहा है, प्लेस कर रहा है, बट बहुत सारे ऑर्डर जा किसके पास रहे हैं? एक ही कस्टमर के पास रहे हैं। तो एक कस्टमर इज ऑर्डरिंग, प्लेसिंग बहुत सारे ऑर्डर, और बहुत सारे ऑर्डर जो है वो एक कस्टमर के पास जा रहे हैं, तो 1 to मैनी का रिलेशन हो गया ये। ठीक अच्छा, है ठीक अब है। ये अब जरूरी नहीं है मैनी वैसे टू। 1 to मैनी का रिलेशन। एक ऑर्डर के बहुत सारे कस्टमर भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये वाला रिलेशन जो है ना, वो ये 1 to एग्जाम्पल many। दिखाने के लिए, एग्जाम्पल दिखाने के लिए। हम्म। अब मैनी टू वन का है ना, वो जो तुम कह रहे हो मैनी टू वन का आ जाएगा ना फिर, कि बहुत सारे कस्टमर जो है वो एक ऑर्डर कर रहे हैं। बोला मैं मैनी टू मैनी का रिलेशन बोल रहा था, एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है। एक ही ऑर्डर के बहुत सारे कस्टमर भी तो हो सकते हैं, जैसे पिज्ज़ा है, उसके हाँ बहुत तो सारे ऑर्डर हाँ कस्टमर कर हाँ, तो सकते वो मैनी मैनी टू मैनी की एग्जांपल में आएगा। अभी तो मैंने 1 to मैनी की बताई है ना। हैं। सही। सही है। अब मैनी टू वन में क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल उलट हो जाएगा कि भाई एम्प्लॉय एक, बहुत सारे एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, तो ये मैनी टू वन का रिलेशनशिप हो जाएगा। अब जो तुम बात कर रहे हो ना, वो मैनी टू मैनी में आ जाएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारी क्लासेस में, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी क्लासेस में इनरोल हुए हैं, तो वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आ जाएगा। और मैनी टू मैनी को जो है हम मैनी टू एन से भी डिनोट कर सकते हैं और एम टू एम भी कर सकते हैं। सर ने हाँ, हमें इस दोनों स्लाइड तरीकों से से आगे बताया। नहीं जाना है, इसी में जो समझाना समझाना। मैं बस 1 मिनट में आया, मुझे एक बात बतानी है इसके रिलेटेड। सही है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, सर ने हमें दोनों तरीके से बताया। मैं एम टू एम ज़्यादा क्लियर है, बाकी मर्जी एम टू एन भी लिख सकते हो। सही है ठीक है। सही है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये इसमें बीच में ये ट्रायंगल वगैरह क्या बने हुए हैं ये? भाई देखो, ये जो है ना, ये ईआरडी बनाने का तरीका होता है। ये जो ट्राइंगल है ना, ये तुम्हारे पास रिलेशनशिप का नाम है। डायरेक्ट। सही है। और अच्छा। ये जो रेक्टेंगल है ना, ये तुम्हारे पास दोनों एंटिटीज के नाम है। जैसे एम्प्लॉय एक एंटिटी है और टीम एक एंटिटी है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मैनेजिंग का है, कि एम्प्लॉय मैनेज कर रहा है टीम को। और सही। ये 1 और 1 जो लिखा हुआ है, ये रिलेशनशिप्स है। ठीक है। हो गया, बता दिया इसने। हाँ, बताओ। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि जब आपके पास मैनी टू मैनी का रिलेशन होता है, इट मीन्स कि आपका यहाँ पे ब्रिज टेबल बनेगा। यानी कि अगर इसको देखा जाए जैसे स्टूडेंट, और वो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कस्टमर और ऑर्डर की, तो एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर दे सकता है, तो 1 to मैनी का रिलेशन ये हो गया। अब ऑर्डर के रिस्पेक्ट से देखते हैं कि एक ऑर्डर के मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं। यानी कि
मैनी टू मैनी का रिलेशन हो गया। अब मैनी टू मैनी का रिलेशन ना आप करते क्या है, हम करते ये है कि कस्टमर वो हम बीच में एक ब्रिज टेबल बना देते हैं। ब्रिज टेबल हम बना देंगे कस्टमर ऑर्डर के नाम से, सही है। और कस्टमर की प्राइमरी की और ऑर्डर की प्राइमरी की, इन दोनों को हम ब्रिज टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की कॉल करवा देंगे। मर्ज कर देंगे। सही। जब मैनी टू मैनी का रिलेशन होगा तो मैं दोनों की इट प्राइमरी मीन्स की कि उठा उसके के बीच एक में ब्रिज टेबल में टेबल रख है। दूंगा। हाँ, इस इट मीन्स कि उसके बीच में ब्रिज टेबल बनेगा। यानी मैनी टू मैनी का रिलेशन नहीं बनाते, दिखाते नहीं हम। दिखाते हैं सर ने, मैंने ये बात जाके बोली थी तो सर ने बोला वो फिर दूसरी टाइप होती है ईआरडी के, कि हम शो नहीं कराते। अच्छा। सही है, आगे बढ़ूं? सही। हम्म। सर ने एक और बात बताई थी क्लास में कि फॉरेन की अगर रिपीट नहीं हो रही है ना तो 1 to 1 का रिलेशन है, और फॉरेन की रिपीट हो रही होगी तो 1 to many का रिलेशन होगा। क्या 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 क्या? फॉरेन की रिपीट नहीं हो रही है अगर तो 1 to 1 का रिलेशन होगा, ये तो जाहिर सी बात है ना। और फॉरेन की रिपीट हो रही होगी तो 1 to many का रिलेशन होगा। अच्छा, एक और बात, जहाँ पर आपके पास वन टू मैनी का रिलेशन है, अब जैसे वन टू मैनी का रिलेशन का मतलब है जहाँ पे मैनी होगा ना वहाँ पे हम्म। फॉरेन की कॉल हो रही होती है। हाँ। ये बात भी हाँ याद रखना। हाँ हाँ जैसे हाँ। कस्टमर की जो प्राइमरी की है ना वो ऑर्डर हम्म। में एज अ फॉरेन की आ रही होगी। सही है, तो हम जो मैनी वाला टेबल होगा उसमें हम फॉरेन की लगाएंगे ना? हाँ। जो सही है। मैनी वाला एरिया होगा। ठीक है। अच्छा, अब रिलेशनशिप डिग्री क्या होती है? तीन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप डिग्रीज होती हैं, एक यूनरी होती है, एक बाइनरी होती है और एक टर्नरी होती है। अच्छा, अब यूनरी रिलेशनशिप कौन सी रिलेशनशिप होती है? जैसे कि एक एंटिटी है हमारी एम्प्लॉय की। अब इसकी एग्जांपल इस तरीके से देख लेते हैं कि ये देखो यूनरी रिलेशनशिप की है कि एम्प्लॉय जो है वो मैनेज कर रहा है एम्प्लॉय को। मतलब इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि एक बैंक है, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और उस एम्प्लॉय के अंदर एक मैनेजर भी है। अब वो मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहा है बहुत सारे एम्प्लॉयज को, तो वो एम्प्लॉय के ही टेबल में काउंट होगा। तो ऐसी एंटिटी जिसके अंदर हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप उसी टेबल के साथ बन रहा हो, उसका एक ही जो है एंटिटी में बन रहा हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम यूनरी रिलेशनशिप या फिर रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। ठीक है। सही है। और बाकी बाइनरी रिलेशनशिप तो सिंपल है कि जैसे कि दो एंटिटीज हैं, दो टेबल्स हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको बाइनरी कहेंगे। जैसे कहाँ गई ये रही बाइनरी रिलेशनशिप, तो सिंपल प्रोफेसर और क्लास के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको बाइनरी कहेंगे। और टर्नरी मतलब कि तीन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप हो, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन का डॉक्टर से भी है, पेशेंट से भी है और ड्रग से भी है, मतलब कि दो से ज़्यादा टेबल्स का रिलेशनशिप अगर हो तो उसको हम टर्नरी रिलेशनशिप कहेंगे। ये याद रखना कि यूनरी रिलेशनशिप किसको कहते हैं? जिनका जिनकी रिलेशनशिप एक ही टेबल में सेल्फ बन लूप रही हो समझ उसी लो, से। अपने हम्म, टेबल में लूप बन लो। हाँ, सही है। अपने टेबल क्योंकि ये से। आगे सवाल में बनेगा इसलिए बता रही हूँ। सही है। बस यही था इसमें, तो और तो कुछ नहीं है। अब सवाल कर लेते हैं। ये आई समझ में? थ्योरी आरडी की जो भी मैंने पढ़ाई है अभी। थ्योरी तो समझ आ गई है, अब आईआरडी बना के देखते हैं कि वो बनानी आई है नहीं। सही। मेरी वर्ड की फाइल आ रही है? नहीं। अच्छा, एक मिनट। यार बानो है नहीं है हूँ मैं। तो हाँ ना कर दो, तुम्हें भी पढ़ा रही है वहाँ। हाँ भाई, हाँ बस। अब आ रही है, देखो। हाँ हाँ, आ गई, वर्ड की स्क्रीन आ गई तुम्हारी। अच्छा, अब मैं ना पेंट पे मैंने ना स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ईआरडी का, उसको कैसे करूँ मैं? पेंट की स्क्रीन शेयर कर दो। तुमने ईआरडी बना के रखी हुई है?
तुम हमें बनाना सिखाओ ना, बनी बनाई तो देख के तो हमें भी समझ आ जाएगी। तो यार पेंट पे कैसे बनाऊं, मैं तुम्हें एक एक स्टेप करके समझाऊंगी ना किस तरीके से बनी है ये। अच्छा चलो सही है। अच्छा मेरी पेंट की स्क्रीन आ रही है? नहीं, तुमने अपनी इंटायर स्क्रीन शेयर नहीं की हुई होगी ना। वो कैसे करते हैं? अभी भी सिर्फ वर्ड की स्क्रीन आ रही है तुम्हारी। जब तुम शेयर स्क्रीन के क्लिक करोगी तो फिर तुम्हारे पास हम्म। दो ऑप्शन आएंगे, एक स्क्रीन का एक विंडो का। तुम स्क्रीन पे क्लिक कर रही हो, ये विंडो पे क्लिक कर रही हो। अच्छा नहीं, मैं तो विंडो पे कर रही थी। स्क्रीन पे करो। अब आ गई। वहाँ पिक्चर बहुत छोटी है। कर रही हूँ जूम। नजर आ रही है? थोड़ी सी और, हाँ अब सही है, थोड़ी बेहतर है। या मैं व्हाट्सएप कर दूं पिक्चर? व्हाट्सएप कर दो। वैसे सही है, समझ तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। समझ आ रहा है? व्हाट्सएप भी कर दो, वैसे तो समझ आ रहा है, व्हाट्सएप भी कर दो लेकिन। सही है। हाँ ठीक है। अच्छा सही है। तो वही सवाल इस तरीके से आएगा कि सर दे देंगे हमें केस स्टडी, और उसको स्टडी करके हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना उनको फुलफिल करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी ईआरडी बनानी है। सही है। तो अब ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक, ये पूरी कंपनी का डिस्क्रिप्शन बता दिया कि कहाँ पर है, कौन सी ब्रांच है, ये सब। अब इट्स ऑब्जेक्टिव से पढ़ते हैं कि कह रहे हैं कि इसको बिल्ड करना है। सही है। और उसके अंदर हमारे पास जो है एप्लीकेंट्स भी होंगे। ठीक है, ओनरशिप ऑफ आईपी। अच्छा अब ये वाली लाइन देखो, आईपी कैन बी कैटेगराइज इनटू पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। सही है। यानी कि जो आईपी का एक टेबल होगा, आईपी क्या है, हमारी एक कंपनी है। सही है, मलेशिया में। सही है, उसका एक टेबल बनेगा नहीं और वो कैट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आईपी कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। कल मैंने टेक्नो में पढ़ाया भी था ये। अच्छा। हाँ, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी वो चीज़ होती है जो मेरी पर्सनल, मेरी क्रिएटिविटी है। जैसे मैं कोई कंपनी हूँ, मेरा जो हम्म। लोगो है, मेरा डिज़ाइन है, मेरा नाम है, ये सब चीज़ें मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। ओके सही है। ठीक है, तो वो कैटेगराइज होगा पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में, मतलब ये इसकी स्पेशलाइजेशन है आईपी की। हाँ। सही, ठीक है। अच्छा अब कह रहे हैं कि ईच ऑफ द आईपी कैटेगरीज हैज देयर यूनिक एट्रीब्यूट्स। अब जो हम बनाएंगे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आगे जाके, तो उनके क्या होंगे, यूनिक एट्रीब्यूट्स, मतलब कुछ कंस्ट्रेंट्स उस पर लग रहे होंगे। ठीक है, ताकि वो आईपी के जो भी हमारे पास आईपी का टेबल है उसको ज्वाइन करवा सके
उनके चाइल्ड टेबल से, जो कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क होंगे। तो एज अ डेटाबेस डिजाइनर हमें रिक्वायर्ड है कि हम फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के ये ईआरडी बनाएं। तो अब पहली जो चीज हम देखेंगे वो इसके अंदर ये देखेंगे कि ईच ब्रांच हैज अ मैनेजर टू मैनेज द ऑपरेशन। तो पहली चीज तो ये कि पहले टेबल बना लेते हैं, फिर अंदर के एट्रीब्यूट इसके डालेंगे। तो पहला पॉइंट ये वाला देखते हैं कि ईच एम्प्लॉय इज अटैच टू अ ब्रांच। अब इसमें देखना ये कि टेबल कौन से हैं इसके अंदर। एक तो एम्प्लॉय का टेबल निकल लेगा इसके अंदर से, और दूसरा ब्रांच का। सबसे पहला काम मुझे ये है कि मुझे ये क्वेश्चन, ये केस स्टडी देख के ये पता लगाना है या ये सोचना है कि टेबल्स कौन कौन से बनेंगे इसमें। पहले टेबल्स जो है अच्छा, बनेंगे, पहली बात। उसके बाद जो टेबल्स के अंदर काम होगा ना वो हम करेंगे। वो तो बाद में करेंगे, टेबल्स कौन कौन से बनेंगे ये असल चीज है। तो इसके अंदर पहले मैंने वो वाला पॉइंट जो है लिया है जिसमें वो बता रहा है कि एम्प्लॉय इज अटैच टू अ ब्रांच। तो इसमें एम्प्लॉय का टेबल बनेगा और दूसरा ब्रांच का टेबल बनेगा। तो मैंने वही किया है, यहाँ पे एम्प्लॉय का टेबल बना लिया है एक, और एक ब्रांच का टेबल बना लिया है। सही है। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने इसके स्टडी में तो एट्रीब्यूट्स दिए हुए नहीं है इसके, तो हमें अपनी मर्जी से एट्रीब्यूट्स के डालने हैं। अब देखो, ब्रांच का जो मैंने टेबल पहले बनाया है उसमें मेरे पास एट्रीब्यूट मैंने पहले ले लिया ब्रांच आईडी। मेरा कर्सर मूव कर रहा है? हाँ हाँ, कर रहा है, दिख रहा है। सही है। तो पहले मैंने ब्रांच आईडी ले ली, ब्रांच नेम, ब्रांच ईमेल। अब जिन पे फॉरेन कीज लगी हुई है ना वो अभी सारी भूल जाओ, क्योंकि जब मैं रिलेशनशिप बनाऊंगी तो वो फॉरेन कीज जो हैं वो वाले एट्रीब्यूट्स तब आएंगे, अभी फॉरेन की वाले भूल जाओ। सही है। तो और ये भी याद रखना है कि हर टेबल के अंदर जो है एक प्राइमरी की लगी होगी लाजमी। यानी कि मेरे पास आईडी होगी, उसके ऊपर प्राइमरी की लाजमी लगी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिलेशनशिप तभी बनेगा जब मेरे पास प्राइमरी की होगी टेबल में। सही है। तो मैंने हम्म, ब्रांच का टेबल बनाया, उसमें 3 एट्रीब्यूट डाल दिए और ब्रांच आईडी को मैंने प्राइमरी की रख लिया। फिर ये मैंने आखिरी में क्या एम्प्लॉय। लिखा हुआ हम्म है? ये इस ब्रांच के टेबल में आखिरी एट्रीब्यूट क्या है? आखिरी एट्रीब्यूट मैनेजर आईडी है, जो कि रिलेशनशिप बनाने के बाद आई है। अभी उसको भूल जाओ ना। मैंने कहा है जिन पे फॉरेन की लगी हुई है अभी उसको रहने दो। ठीक है। सही है। अब एम्प्लॉय के टेबल पे आ जाओ, तो हाँ एम्प्लॉय हाँ के। हाँ। हम्म हाँ, देखो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि आईडी देख के तो हमें समझ आ जाती है। हम्म मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। ईआरडी हाँ। देख के तो हमें समझ आ जाती है, और ये भी साफ बात है कि ईआरडी कोई समझा सकता नहीं है। हम्म वो इस वजह से नहीं समझा सकता क्योंकि ये है केस स्टडी। ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो आप उस पर ऑब्जर्व करोगे वो आपको काम करना है। हाँ। तो जो अभी तुम करवा रही हो ना, अभी हमें समझ आ जाएगा। लेकिन हम्म अगर अभी फर्ज करो, अगर तुम सवाल हमें दे दो जैसे लीग हाँ। वाला करने बैठेंगे ना, तो तुम्हारा इतना जो तुमने समझाया उसका कोई फायदा नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो सबकी अपनी ऑब्जर्वेशन है ईआरडी में। हम्म तो तो ये तो अगर तुम क्या बेसिक। कहना चाह रहे हो वो बताओ ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। नहीं ये ना, तो तो सामने भाई देखो, सुनो तो, ये हाँ, एक समझा रही है, इसके बाद ये दूसरी तीसरी क्वेश्चन देगी, वो हम खुद बनाएंगे। हाँ, तो वो क्रिकेट लीग वाला तो तुम लोग खुद करोगे, खुद करके दिखाओगे, कि जब ईआरडी बनानी नहीं आएगी तो डीएफडी नहीं बना सकते। तुम बात ही नहीं समझी। चलो सही है, समझाओ। मतलब तुम कह रहे हो कि ये जो बनी बनाई है वो नहीं समझाऊं मैं, बना के बताऊं? हम्म। हम्म। तो वो किस तरीके से बताऊं, बताओ। मसला ये हमारे साथ नहीं है ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ। अभी तुमने बना बनाई दिखा दी, बनी हम्म बनाई तो हमें देख के समझ आ जाती है। तो मैं वीडियो बना लूं क्या? वीडियो बना के भेज देती हूँ, क्योंकि पेंट पे तो नहीं बन पाएगी यार मेरे मेरे से। या तो ये कर लो, वीडियो बना के दे देना। हाँ, वीडियो ही बना के दे सकती हूँ ताकि तुम ये लोगों भी को सब उससे समझ एग्री है में। इस पे, क्योंकि हाँ अभी हाँ बनी ठीक है। बनाई में तो समझ आ जाएगा, सबको समझ आएगा क्योंकि सामने बनी हुई है चीज। चलो वो भी ठीक है, हाँ ठीक है। मुझे टेबल्स समझा दो, एट्रीब्यूट मैं खुद डाल लूंगा, मुझे टेबल्स समझा दो, टेबल्स कैसे बनाए हैं इसमें। हाँ देखो, तो पहले हमने ब्रांच का टेबल बना लिया, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स डाल दिया, और एम्प्लॉयज के टेबल बना लिया, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स डाल दिया। अच्छा, अब ईच एम्प्लॉय इज अटैच टू अ ब्रांच। तो अब अटैच टू अ ब्रांच की बात ये है कि अब इसमें रिलेशनशिप बन रहा है, यानी कि जो एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास, ईच एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय आईडी मेरे पास कनेक्ट होगी किससे? ब्रांच से।
तो ब्रांच मेरे पास कनेक्ट होगी एम्प्लॉय से, तो 1 to many का रिलेशनशिप आ जाएगा कि ईच एम्प्लॉय इज कनेक्टेड टू अ ब्रांच। तो 1 to many का रिलेशनशिप आ गया। और यहाँ पे जिस पे मैनी हमारे पास आएगा जिस टेबल पे, वहां पे हम लोग फॉरेन की लगाएंगे, किसकी, ब्रांच आईडी की। तो हमने यहाँ पे देखो जहाँ पे मैनी था जिस साइड पे, उस पे हमने फॉरेन की लगा दी ब्रांच आईडी की। सही। समझ में आई? हाँ हाँ समझ आ रहा है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, कह रहे हैं ईच ब्रांच हैज अ मैनेजर टू मैनेज द ऑपरेशंस। ये वाला पॉइंट है। तो मतलब कि एम्प्लॉय के अंदर जो है हमारे पास मैनेजर होगा, मतलब हर ब्रांच का एक मैनेजर तो होगा ही। तो हमने क्या किया है कि जो मैनेजर आईडी है हमारे पास, एमजीआर आईडी, वो हमने ब्रांच के अंदर रखी है और उसको कनेक्ट किया है एम्प्लॉय के जो टेबल में एम्प्लॉय आईडी है उससे। तो ये 1 to 1 का रिलेशनशिप बना है कि हर ब्रांच में एक मैनेजर है जो कि कनेक्ट है एम्प्लॉयज के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनसे। तो ये 1 सही। to 1 का रिलेशनशिप बन गया यहाँ पे। मैंने मैनेजर का टेबल नहीं बनाया ना इसमें। नहीं, मैनेजर मैनेजर का का टेबल टेबल मैंने बनेगा, नहीं बनाया। बनेगा मैनेजर का क्योंकि बनेगा टेबल ना, तो ब्रांच मैं का एमजीआर मतलब ये आईडी नहीं, ब्रांच पे कॉल करवाती हूँ, क्योंकि प्राइम में तो ब्रांच आएंगे जो है वो ब्रांच आईडी। ब्रांचेस, ब्रांच का मतलब ये है कि मल्टीपल ब्रांचेस है, तो मल्टीपल ब्रांचेस के नहीं। मल्टीपल मैनेजर होंगे। तो ईच ब्रांच एज अ मैनेजर कह रहा है ना, यानी कि मैनेजर के अंदर, ब्रांच के अंदर मैनेजर है ना। ब्रांच के अंदर एक ही मैनेजर है, वो ये कह रही है। हाँ, ब्रांच के अंदर तो एक ही मैनेजर है जो मैनेज कर रहा है सारे ऑपरेशंस को, तो ब्रांच के टेबल के अंदर बनेगा ना। देखो ये भी तो पढ़ो, ईच ब्रांच हैज अ मैनेजर टू मैनेज द ऑपरेशंस। वो ब्रांच के टेबल में कह रहा है कि सही है। एमजीआर जो है वो एज अ एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम इसके अंदर। लेकिन भाई सेम के ऊपर लगती है ना, वहां पे तो एमजीआर आईडी और वहां पे ईएमपी आईडी है, तो तुमने कैसे कॉल करवा ली? सही। नहीं 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 नहीं, देखो ये एक ही चीज़ है। ये ईएमपी आईडी ही है तो एम्प्लॉय आईडी, लेकिन ये मैनेजर की है वो भी तो हाँ ना, एम्प्लॉय है देखो ना। क्योंकि मैनेजर भी तो एम्प्लॉय ही है हमारे पास। सही है, समझ समझ गया। आइए सर। हाँ आ गया, वो जो एमजीआर नंबर कर देते हैं हम ईएमपी के टेबल में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि सुपरवाइजर विल सुपरवाइज मेनी एम्प्लॉयज। ये वाला देखो, अ सुपरवाइजर विल सुपरवाइज मेनी एम्प्लॉयज। तो मतलब सुपरवाइजर हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल में ही होगा क्योंकि एम्प्लॉय ही हमारे पास सुपरवाइजर होगा। यहाँ पे मैनेजर की एक अलग बननी चाहिए लाजमी। ये है किसकी, जरूरी नहीं है बनेगी किसकी, बिलाल। बनेगी जरूरी बनेगी। जरूरी इस वजह से बनेगी, मैनेजर आईडी जो है वो आपकी एज अ प्राइमरी की कॉल होगी, लाजमी हाँ कॉल प्राइम, होनी है मैनेजर आईडी। हम जब एम्प्लॉय में मैनेजर ढूंढते थे, हम कहाँ एमजीआर को हम प्राइमरी की थोड़ी बनाते थे। नहीं नहीं, एक मैनेजर की टेबल बनेगा। अगर ये सर की बनी हुई है तो सही है, वरना इसमें मैनेजर का टेबल बनेगा। तो वो अबे तो मैनेजर का टेबल फिर ब्रांच से कनेक्ट होगा। ब्रांच के अच्छा साथ तो कनेक्टेड होगा बताओ कि वन टू वन ईआईडी का। ईआईडी तुमने खुद बनाई है या कहीं से देख के बनाई है? नहीं नहीं, नेट से बनाइए, नेट से देख तो के। बस तो सही बनाई होगी। भाई, तो तुम ये भी तो सोचो, जब हम ईएमपी के टेबल में काम करते थे तो उसमें एमजीआर का टेबल था, कहाँ था अलग? एमजीआर को उन्होंने ईएमपी के टेबल में ही तो कॉल करवाया हुआ था, सही तो किया हुआ है इसने, बिलाल अहमद। हाँ हाँ सही है। एमजीआर नंबर नहीं था, हम ईएमपी के टेबल में से उठाते थे हमेशा, ये एमजीआर नंबर जो हम सेल्फ ज्वाइन लगाते थे ईएमपी के टेबल पर ही। हाँ हाँ सही है। तो ये बिल्कुल सही काम हुआ है। अच्छा देखो, अब ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो कि सुपरवाइजर विल सुपरवाइज मेनी एम्प्लॉयज। तो अब एम्प्लॉय जो है हमारे पास सुपरवाइजर होगा, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि एम्प्लॉय के टेबल में सुपरवाइजर की आईडी रखी है, ठीक है। और इस सुपरवाइजर की आईडी को ज्वाइन किया है एम्प्लॉय की आईडी से। मतलब कि अब ये कौन सी मैंने रिलेशनशिप बताया था शुरू में, कौन सा रिलेशनशिप होगा ये, कि मतलब एक ही एंटिटी के अंदर जो है ज्वाइंट हो रहा है। यूनरी यूनरी। हाँ, यूनरी या फिर रिकर्सिव, मतलब कि एक सुपरवाइजर जो है मैनेज कर रहा है बहुत सारे एम्प्लॉयज को, मतलब 1 to many का रिलेशनशिप है ये। सही। सही है। उसके बाद रिपीट करना इस बात को, नेक्स्ट है, यूनरी और रिकर्सिव क्या होता है? रिकॉर्डिंग देख लेना। ये रिकॉर्डिंग देख लेना, चलो मुझे भी देखनी है ठीक है। क्योंकि टेंशन नहीं लो। भाई चलो सही यूनरी है। रिकर्सिव बस यही होता है कि मतलब एक एंटिटी के अंदर जो है हमारे पास रिलेशनशिप बन रहा होता है, मतलब लूप के अंदर बन रहा है कि मुझे किसी और टेबल के अंदर नहीं जाना, दूसरे या सेल्फ तीसरे, लूप समझ लो, उसी सेल्फ टेबल में। लूप।
हाँ अपनी सेल टेबल में रिलेशन हो। सही है। जैसे यहाँ पे सुपरवाइजर आईडी जो है एम्प्लॉय आईडी से हसन बात ज्वाइंड समझ है। आई? हाँ समझ आ गई कि सेम टेबल में ही दो चीजों का आपस में कनेक्शन बन जाना। हाँ, हम्म। ये रिलेशन एमपी अपने आईडी ही और टेबल के साथ बना। सुपरवाइजर आईडी एक ही टेबल के दो एट्रीब्यूट्स हैं और दोनों का आपस में रिलेशन है, तो ये यूनियनरी बिल्कुल कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, एन एम्प्लॉय विल हैंडल मैनी एप्लीकेशंस बाय द एप्लीकेंट्स। तो इसमें मेरे पास अब कौन सा टेबल बन रहा है, एप्लीकेशंस का और दूसरा एप्लीकेंट का। यानी कि एक एम्प्लॉय हैंडल कर रहा है बहुत सारी एप्लीकेशंस को, तो वन टू मैनी का रिलेशन बनेगा। बट पहले मुझे बनाना पड़ेगा एप्लीकेशन का टेबल। तो एप्लीकेशन का टेबल बनेगा और उसमें एप्लीकेशन आईडी जाएगी और एप्लीकेशन डेट जाएगी, ये दो एट्रीब्यूट जाएंगे। और मैंने कहा था कि प्राइमरी की तो लाजमी होनी चाहिए, तो फिर प्राइमरी की मैंने बना दी एप्लीकेशन आईडी को। बाकी ये तीन जो है अभी रहने दो, जब ये रिलेशनशिप बनेगी तो ये आएंगे। सही है। अब एन एम्प्लॉय विल हैंडल मैनी एप्लीकेशन बाय द एप्लीकेंट। तो बाय द एप्लीकेंट का मतलब है कि एप्लीकेंट का टेबल भी बनेगा यहाँ पे। तो एप्लीकेंट का टेबल बना, उसके अंदर एप्लीकेंट आईडी गई, एप्लीकेंट का नाम, फोन और ईमेल। सही है। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हमें दिए हुए नहीं है, इसलिए हमने अपनी मर्जी से लिख लिए। अच्छा उसके बाद एम्प्लॉय हैंडल कर रहा है किसको, बहुत सारी एप्लीकेशंस को। तो एम्प्लॉय आईडी हमारे पास कहाँ जाएगी, एप्लीकेशन के टेबल में जाएगी एज अ फॉरेन की। तो यहाँ पे हमने वही किया है कि फॉरेन की लगाई है एम्प्लॉय आईडी पे। सही है। और एम्प्लॉय आईडी का जो रिलेशन है एप्लीकेशन के टेबल से, वो वन टू मैनी का रिलेशन बन रहा है कि एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो दे सकता है। सही है। एम्प्लॉय तो दे ही नहीं रहा ना, एम्प्लॉय तो हैंडल हैंडल कर रहा कर है। रहा है मतलब। हैंडल कर रहा है ना एक एम्प्लॉय, ये वाला पॉइंट पढ़ो ना। एन एम्प्लॉय विल हैंडल मैनी एप्लीकेशंस बाय द एप्लीकेंट्स। सही है सही है। सही है सही है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि वन एप्लीकेंट कैन अप्लाई टू मैनी आईपीज। यानी कि एक एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है बहुत सारी आईपीज को। तो अब आईपीज का आईपी का टेबल बनेगा हमारे पास, जिसमें हमारे पास आईपी आईडी जाएगी, आईपी का नाम और एसेट। सही है। और आईपी आईडी एज अ प्राइमरी की यहाँ पे हमारे पास यूज हो रही है। और अब रिलेशन क्या है कि वन एप्लीकेंट कैन अप्लाई टू मैनी आईपीज। तो वन एप्लीकेंट कैन अप्लाई टू मैनी आईपीज, तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा यहाँ पे। सही है। तो सही है सही है। एप्लीकेंट एप्लीकेंट से थी ना, तो तुमने एप्लीकेशन से क्यों बनाया है उसका रिलेशन? हाँ यही बात सवाल मेरा भी है महा। कौन तुमने जब सा वाला? एप्लीकेंट और एप्लीकेशन का टेबल अलग अलग बना दिया और फिर वो बोल रहा है कि रिलेशन एप्लीकेंट के साथ है, तो तुमने एप्लीकेशन के साथ क्यों बना दिया रिलेशन? क्योंकि उसने एप्लीकेशन में लिखा होगा कि मुझे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाहिए। अरे तो भाई भाई लेकिन देखो वो ना, तो कह वन रहा है ना देखो देखो देखो, कि वन सुनो सुनो एप्लीकेंट कैन सुनो अप्लाई टू मेनी आईपी आईपीज। को हाँ देखो एप्लीकेंट की ना आईडी से जोड़ना चाहिए। कि सुन लो, मिस भी कुछ कह रही है। हाँ भाई, बोले। वन एप्लीकेंट कैन अप्लाई टू मैनी आईपीज है ना। हाँ तो वो एप्लीकेंट से बनना चाहिए ना रिलेशन। तो एप्लीकेंट से बना तो है भाई। देखो फिर तुमने यहाँ आप डबल पे भाई काम। कौन ये से वाली जो पॉइंट पे चीज है बात वो कर रहे हो, वन कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो ये बताओ। हाँ ये बताओ पहले। पॉइंट वन नंबर एप्लीकेंट 3 की बात कर कैन रहे हैं। अप्लाई टू मैनी आईपीज, पॉइंट नंबर 3 जी। कैंट से आईपी चाहिए। तुम पहले मुंह से निकालो थूको पान और फिर बात करो। मैं खा रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ अभी जो जुड़ेगा प्लेन से जुड़ेगा। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, महा ने एप्लीकेशन से क्यों जोड़ा है फिर? तो वहां से पूछो ना। गलत जोड़ा है, गलत तो जोड़ा है बताए महा। ना महा क्यों जोड़ा है एप्लीकेशन से आपने? नेट रुक की जाओ। बनी है, गलत थोड़ी होगी। भाई देखो एप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेशन दे रहा है ना, जो ठीक है। एप्लीकेशन जाएगी वो आईपी के टेबल में जाएगी ना हमारे पास। तो एप्लीकेशन और आईपी के टेबल का जो रिलेशनशिप है वो तो बन रहा है। एप्लीकेंट भेज रहा है एप्लीकेशन, अच्छा तो मतलब तुमने एप्लीकेशन लंबी के की है, टेबल पहले में। तुमने एक एप्लीकेंट की मैनी एप्लीकेशंस दी, ये देखो यहाँ पे एप्लीकेंट का और एप्लीकेशन का भी देखो बना हुआ देखो है। देखो फिर मैनी एप्लीकेंट। एप्लीकेशन का एक आईपी के पास गई, समझ? लेकिन तुमने हाँ ऐसा क्यों देखो किया? भाई, एप्लीकेशन को ही तुम एप्लीकेंट के टेबल में भी ले आती।
तो भाई ये गया है ना एप्लीकेंट के, देखो एप्लीकेंट का टेबल है, एप्लीकेशन का टेबल है, तो वन टू मैनी, यानी कि एक एप्लीकेंट जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशन दे रहा है, तो मैंने एज अ फॉरेन की एप्लीकेंट आईडी को भी यहाँ पे रखा है एप्लीकेशन के टेबल में। ठीक है, दिख रही है ये? हाँ हाँ दिख रही है। सही है। और एप्लीकेशन जो है वो, अब एप्लीकेशन जाएगी ना आईपी के पास, एप्लीकेंट थोड़ी जाएगा। बिल्कुल बात बिल्कुल। सुनो, बात सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा, ये आपकी बात सब सही है, लेकिन आपने ये बात भी तो सोचा ना कि एप्लीकेशन के पास एप्लीकेंट की आईडी जो है वो रिपीट होने लग जाएगी, क्योंकि फॉरेन की कॉल हाँ, करना इस शुरू कर तरीके से देंगे। मतलब ये हो जाएगा कि एक ही सेम एप्लीकेशन एप्लीकेशन। बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा, हाँ, मतलब मैं एप्लीकेंट यही रिपीट होना कहना शुरू हो चाह रहा जाएगा हूँ ना, कि फॉरेन की तुमने कॉल है। एप्लीकेंट और एप्लीकेशन के दो अलग अलग टेबल बनाए हैं, तो तुम एप्लीकेशन की जो एट्रीब्यूट है वो एप्लीकेंट के टेबल में ऐड कर देती, एक नया टेबल बनाना ही नहीं पड़ता फिर तुम्हें। यार ये मैंने नेट पे से देखा है, अब नेट वाला गलत होगा क्या? अब ये तो आप सोचें भाई, आप टीचर हैं। हाँ तो नेट वाला गलत नहीं होगा ना, ये सही बनी है, एक एप्लीकेशन का टेबल बना है और एप्लीकेंट का टेबल बना है, कि एप्लीकेंट लेकिन अप्लाई बिलाल कर रहा वाली है बात बहुत को भी तो सारी कंसीडर करो, तो वो सही कह रहा है, फॉरेन की के तौर पे जब एप्लीकेंट की आईडी कॉल होगी तो एप्लीकेंट रिपीट हो जाएगा एप्लीकेशन में। अच्छा तो फिर क्या होना चाहिए आप बताएं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि तुमने जो एप्लीकेशन का टेबल बनाया ये होना ही नहीं चाहिए। एप्लीकेंट के हम्म। टेबल में ही तुम एक एप्लीकेशन के नाम से वो बना लो एट्रीब्यूट उसका। अच्छा तो फिर ये वाले पॉइंट को तुम कैसे सेटिस्फाई करोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एन एम्प्लॉय विल हैंडल मेनी एप्लीकेशंस बाय द एप्लीकेंट्स, ये वाला पॉइंट भी देखो। हाँ, तो ये बन जाएगा ना ईएमपी, हाँ और तो ये एप्लीकेंट का आप एप्लीकेशन ये तो पहले रिलेशन बना हुआ बना है। देना, वन इस तरफ और एम एप्लीकेंट की तरफ। नहीं और नहीं, ये एप्लीकेशंस का टेबल नहीं। नहीं नहीं, एप्लीकेशन और ईएमपी का बन जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन में आपके पास एप्लीकेंट आ रहे हैं ना, हम्म। बन जाएगा ये तो। यानी कि तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि एप्लीकेंट और आईपी के टेबल को ज्वाइन करवा दें। जी, मतलब हाँ बस और मकसद ये है हमारे कहने का, एप्लीकेंट और एप्लीकेशन में दोनों टेबल की जरूरत नहीं है, कोई एक टेबल होगा तो काम चल जाएगा। सही है, फिर वो दोनों से ही बन सकता है रिलेशनशिप, नहीं अगर नहीं नहीं एक ही नहीं बन नहीं जाए। नहीं नहीं, वो उसने इसने काम बिल्कुल सही किया हुआ है, एप्लीकेशन बनेगा, बनेगा, क्यों मैं बनेगा कह रही बनाना भाई? हूँ पड़ेगा, बने। बनेगा, बनाना इसलिए जस्टिफाई भी पड़ेगा। तो करो ना इस बात को कि क्यों बनेगा। मैनी एप्लीकेशंस लिखा हुआ है, मैनी एप्लीकेशंस उन्होंने लिख के कहाँ लिखा दिया हुआ है। है मैनी एप्लीकेशन कहाँ एन लिखा हुआ है? एम्प्लॉय विल हैंडल मैनी ये एप्लीकेशंस। देखो ना। तो फिर वही वाली बात है ना कि ईएमपी और एप्लीकेंट का वन टू मैनी का रिलेशन बन जाएगा, वही से जस्टिफाई हो जाएगी ये बात कि एक तो ईएमपी बन मैनी एप्लीकेंट्स को हैंडल कर रहा है। तुम बात नहीं समझ रहे, तुम्हें यही बात बोल रहा था, सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है इसमें, सब आपस में लड़ते रहेंगे। चलो चलो ठीक है यार, तुम कंफ्यूज रहोगे, आगे बढ़ो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, कह रहे हैं आईपी कैन बी कैटेगराइज इनटू पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। तो अब आईपी के टेबल जो है वो हमारे पास पेरेंट टेबल है और वो डिवाइड हुआ हुआ है तीन कैटेगरीज में, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में। सही है। अब पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को आईपी के टेबल से कनेक्ट करने के लिए हमें तीनों टेबल्स में आईपी आईडी को एज अ फॉरेन की लेना पड़ेगा। तो हमने वही किया है कि आईपी आईडी को फॉरेन की ले लिया, और जो भी अब यहाँ पे पेटेंट आईडी प्राइमरी की बन जाएगी, कॉपीराइट की आईडी प्राइमरी की बन जाएगी और ट्रेडमार्क की आईडी प्राइमरी की बन जाएगी, बाकी एट्रीब्यूट हम खुद से भी ले सकते हैं। तो ये इसके चाइल्ड वो थे, टेबल्स थे, और ये जो आईपी का टेबल है वो हमारे पास पेरेंट टेबल है। तो इस वाले पॉइंट में सिर्फ इतना ही करना था, तो ये आप लोगों की आरडी बन गई। समझ में आई या कुछ नहीं आई समझ? नहीं नहीं, समझ में आई है बिल्कुल। अब इसका एक तरीका ये हो सकता था कि मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी का एक टेबल बनाता और उसी के अंदर एट्रीब्यूट डाल देता पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के। क्या ऐसा पॉसिबल था? नहीं उन्होंने। अच्छा ऐसा भाई, तो फिर तुम क्या करते कि उसके अंदर जो एप्लीकेंट पेटेंट आईडी और कॉपीराइट आईडी और ट्रेडमार्क आईडी उन सबको तुम फॉरेन की कर देते। मैं इन तीनों की आईडी बनाता ही नहीं, मैं इनको एट्रीब्यूट एज ए एट्रीब्यूट डालता। क्या ऐसा पॉसिबल था? नहीं ना, उन्होंने देखो लिखा हुआ है कैटेगराइज हुआ हुआ है तीन टेबल्स में, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। और ये वाला तुम ये वाली लाइन पढ़ो कि ईच ऑफ द आईपी कैटेगराइज हैज देयर यूनिक एट्रीब्यूट्स।
तो यूनिक एट्रीब्यूट्स में तुम्हारे पास फॉरेन की आ जाएगी ना। बस सही है समझ गया मैं, इन्होंने सही है। बोल दिया ना कि सबके एक अलग हाँ, अलग एट्रीब्यूट। बस बनानी है तो बस बनानी पड़ेगी। ठीक है। सही है। अब एक काम तुम ये करो कि तुम ना हमें हम्म, 2-3 सवाल दे दो जो सर ने कराए हो, या स्लाइड्स के जो भी तुमने नेट वेट से निकाले हो। 1 मिनट रुको। ये वाला है जो लेफ्ट 14 में है, क्रिकेट लीग वाला। सही वो है। तो बहुत ही मुश्किल है। वो तो खाना हो गया। तो वो आप लोग बनाएंगे। बहुत मुश्किल है। उसमें एक एक बॉल का रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम? और इसमें तो ओवर का तो रिकॉर्ड ही एट्रीब्यूट्स नहीं भी होता था, दी। सर ने खुद मना कर वो होना होता है, कर ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? अच्छा कुछ और पढ़ा रही हो इसके अलावा? नहीं, डीएफडी। आज मैंने ईआरडी पढ़ा दी, कल डीएफडी पढ़ाऊंगी। अच्छा तुम बात सुनो, तुमने टॉपिक देखे कितने टॉपिक्स है? हाँ यार रिकॉर्डिंग मैंने बंद ना कर दो ना, बहुत निकाल ज्यादा। मैंने, हाँ रिकॉर्ड